20 जुलाई 1965 की एक शांत दोपहर थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में सन्नाटा था, ना कोई भीड़ थी, ना कोई बड़ा नेता, ना कोई सरकारी हलचल। लेकिन उस बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो वही इंसान था जिसने कभी ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। वही इंसान जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर अंग्रेजों की केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंककर पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया था। फिर भी आज उसकी हालत ये थी कि अस्पताल के उस कमरे में उसे देखने के लिए बहुत कम लोग आए थे। उसकी बीमारी गंभीर थी, शरीर में कैंसर फैल चुका था और जीवन के अंतिम दिन उसके सामने खड़े थे। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में देश उसे भूल चुका है? उस व्यक्ति का नाम था बटुकेश्वर दत्त। आज जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो लोगों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु के नाम तुरंत याद आ जाते हैं। लेकिन उसी ऐतिहासिक घटना में भगत सिंह के साथ खड़ा रहने वाला एक और क्रांतिकारी भी था, जिसने अपनी पूरी जवानी अंग्रेजों की जेलों में गुजार दी। वो थे बटुकेश्वर दत्त। उनकी कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि उस त्याग की कहानी है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में दब कर रह जाता है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बर्धवान जिले के ओवारी नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। पिता गोष्ठ बिहारी दत्त एक सामान्य नौकरी करते थे और परिवार में अनुशासन और शिक्षा को महत्व दिया जाता था। बचपन में बटुकेश्वर एक शांत स्वभाव के लड़के थे। उन्हें पढ़ाई करना पसंद था और वे अक्सर इतिहास और देशभक्ति से जुड़ी कहानियां पढ़ा करते थे। उन कहानियों में वीरता थी, संघर्ष था और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की प्रेरणा थी। लेकिन उस समय का भारत भी कुछ ऐसा ही था, संघर्ष से भरा हुआ। अंग्रेजों का शासन पूरे देश पर था और हर जगह उनके अत्याचार की कहानियां सुनाई देती थीं। धीरे धीरे ये सब बटुकेश्वर के मन में एक सवाल पैदा करने लगा, क्या भारत हमेशा इसी तरह गुलाम रहेगा? कुछ वर्षों बाद उनका परिवार कानपुर आ गया। यही शहर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। 1920 के दशक में कानपुर सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ कई गुप्त क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे जो अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बना रहे थे। यहीं पर बटुकेश्वर दत्त की मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसने आगे चलकर भारतीय इतिहास में अमर स्थान बना लिया। वो युवक था भगत सिंह। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई। दोनों की सोच मिलती थी। दोनों मानते थे कि भारत को आजाद होना चाहिए और इसके लिए केवल भाषणों या याचिकाओं से काम नहीं चलेगा। अंग्रेजों को ये समझाना होगा कि भारतीय युवा अब डरने वाले नहीं हैं। इसी सोच के साथ दोनों एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े। इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे संक्षेप में HSRA कहा जाता था। इस संगठन में कई युवा क्रांतिकारी शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और कई अन्य। इन सब का लक्ष्य था ब्रिटिश शासन को खत्म करके एक स्वतंत्र और समानता पर आधारित भारत बनाना। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक आयोग भेजा जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। जगह जगह प्रदर्शन हुए और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए। लाहौर में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंग्रेज पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज इतना भयानक था कि लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। क्रांतिकारियों के दिल में गहरा आक्रोश भर गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने फैसला किया कि इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को सबक सिखाने की योजना बनाई गई, लेकिन गलती से पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार और भी ज्यादा सतर्क हो गई। क्रांतिकारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई और कई जगह छापे मारे गए। इसी समय अंग्रेज सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल। इस कानून का उद्देश्य था
क्रांतिकारी गतिविधियों को पूरी तरह दबा देना। HSRA के सदस्यों ने तय किया कि इस कानून का विरोध जोरदार तरीके से किया जाएगा, लेकिन ऐसा विरोध जो पूरे देश का ध्यान खींच ले। यहीं से शुरू हुई वो योजना जिसने इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अंग्रेज अधिकारी इस नए कानून पर चर्चा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वहां एक ऐसी घटना होने वाली है जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। असेंबली की गैलरी में 2 युवक बैठे थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उनके पास 2 बम थे, लेकिन इन बमों का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। उनका उद्देश्य था एक संदेश देना। जब सही समय आया तो अचानक असेंबली हॉल में जोरदार धमाका हुआ। धुआं चारों तरफ फैल गया और हॉल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन उस धुएं के बीच एक आवाज गूंज रही थी, इनकलाब जिंदाबाद। ये आवाज थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की। उन्होंने पर्चे फेंके जिनमें लिखा था कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बहरों को सुनाया जा सके। ये एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसका उद्देश्य था अंग्रेज सरकार को ये दिखाना कि भारतीय युवा अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दोनों वहां से भागे नहीं, उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वो चाहते थे कि अदालत में जाकर अपनी बात पूरे देश और दुनिया के सामने रखें। गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चला। अदालत में भी उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ खुलकर अपने विचार रखे। उनका हर बयान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहा था। लेकिन इस मुकदमे का अंत बेहद दुखद था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी गई। उन्हें भेज दिया गया अंडमान की सेलुलर जेल में, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये जेल अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात थी। यहाँ कैदियों को बेहद कठोर श्रम करना पड़ता था। कई बार उन्हें भूखा रखा जाता था और छोटी छोटी बातों पर सजा दी जाती थी। बटुकेश्वर दत्त ने इन सब यातनाओं को सहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जेल के अंदर कई बार भूख हड़ताल भी की। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। कई वर्षों बाद उन्हें अंडमान से वापस भारत लाया गया, लेकिन जेल और यातनाओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। फिर भी उनके दिल में देश के लिए वही जुनून था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लोगों को लगा कि अब इन क्रांतिकारियों की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के लिए जिंदगी आसान नहीं हुई। वे पटना में बस गए और साधारण जीवन जीने लगे। उन्हें कोई बड़ी सरकारी सुविधा नहीं मिली। कई बार उन्हें छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा करना पड़ा। ये वही व्यक्ति था जिसने अपनी जवानी अंग्रेजों की जेल में बिताई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, देश आगे बढ़ता गया, नई पीढ़ियां पैदा होती गईं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त का नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधला पड़ने लगा। फिर आया 1965 का वो साल जब उनकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके मन में एक आखिरी इच्छा थी। उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा है कि उनका अंतिम संस्कार उनके मित्र भगत सिंह की समाधि के पास किया जाए। 20 जुलाई 1965 को उन्होंने अंतिम सांस ली। बाद में उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के पास किया गया। उनकी चिता की आग के साथ एक ऐसी कहानी भी धीरे धीरे इतिहास के धुएं में खोने लगी, जो कभी पूरे देश में क्रांति की चिंगारी बनकर फैली थी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी, जब भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजेगा, तब उस आवाज में कहीं ना कहीं बटुकेश्वर दत्त की गूंज भी हमेशा मौजूद रहेगी।